Good morning, students. Welcome you all to the online classes of class 8, chapter 2, that is microorganism, friend and foe. This is the third part of our chapter. Last time we had stopped on diseases causing microorganisms in human beings. Okay? पिछली बार हमने जो स्टॉप किया था वो था डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे बीमारियां फैलाते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये समझा था कि है ना अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर उसके संपर्क में कोई अच्छा हेल्दी व्यक्ति आता है, पर्सन आता है, तो क्या होता है, उसको भी बीमार होने के जो होते हैं चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं एयर, वाटर और इनसे वो क्या करते हैं, फूड के जरिए वो एक दूसरे से फैलते हैं, जिसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। वह बीमारियां जो एक से दूसरे को फैलती हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। और ऐसी कुछ डिजीजेस का एग्जांपल है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जब भी कोई है ना व्यक्ति जो होता है वो बीमार व्यक्ति जो होता है वो छींकता है या खांसता है, तो उससे क्या होता है कि ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो हैं वो बाहर आते हैं और वो जो हेल्दी व्यक्ति होता है उसको उससे इन्फेक्टेड कर देते हैं और वो बीमार हो जाता है। ठीक है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? तो फिर जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं? उनसे बचने के लिए आप क्या करते हैं? तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे मुंह पे रुमाल रखना चाहिए और वो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे दूर रहना चाहिए, उसका सामान, कपड़े वगैरह जो होते हैं, बर्तन वगैरह जो होते हैं, हम उनको दूर रखना चाहिए ताकि हम लोग इन्फेक्टेड उससे ना हो। ठीक है, we should keep a handkerchief for the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. अब कुछ ऐसे insects और है ना वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक प्रकार से बीमारी को एक स्थान से दूसरी जगह पर फैलाने का काम करते हैं, उनको कहते हैं हम कैरियर्स। ठीक है, जैसे कि house fly is one such carrier. The fly sits on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. अब क्या होता है कि मक्खियां वगैरह जो होती हैं और वो क्या करती हैं, एक प्रकार से कैरियर का काम करती है, बीमारियों को फैलाने का काम करती हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं कि है ना वो गंदी चीजों के ऊपर बैठ जाती हैं, जैसे कचरे के ऊपर बैठ गए या जानवर वगैरह का जो एक्सक्रीटा होता है उसके ऊपर वो बैठ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उनके है ना पैरों पे पैथोजेंस माने कि रोग फैलाने वाले जो है ना कीटाणु होते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उससे फिर वो वहां से उठ के जब है ना हमारे भोजन पे या खाने की चीजों के ऊपर बैठते करते हैं तो वो उसको भी है ना दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो एक कैरियर का काम करते हैं बीमारियों को यहाँ ले जाने के रूप में। सो इट इज एडवाइजेबल whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा खाने वगैरह को जो है वो ढक के रखना चाहिए। ठीक है, avoid consuming uncovered items of food. Another example for carrier is a female anopheles mosquito. अब और इसका जो है दूसरा एग्जाम्पल जो है कैरियर वाले का जो कैरियर करते हैं उसका है मस्कीटो। कौन सा वाला मस्कीटो? फीमेल एनोफिलिस माने मच्छर, फीमेल औरत जो होती है ना मच्छर, शी मस्कीटो जो होती है उसका नाम होता है एनोफिलिस। वो क्या करती है, मलेरिया फैलाने के काम करती है। विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया के पैरासाइट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जो इन्फेक्टेड होता है अगर उसको मच्छर ने काटा तो फिर जो है ना सही होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है उसको जाके वो काटती है, इधर से काटा उसने वहां से ना कीटाणु ले लेती है, दूसरे जगह पे चली जाती है तो वो कीटाणु वहां पे उसमें एंटर हो जाते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाता है।
और इससे डेंगू वायरस वगैरह भी जो है फीमेल एडिस, ठीक है, फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू और मलेरिया? अब हमको मलेरिया और डेंगू को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ये देखो इसमें इमेज में देखो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, ठीक है, ये फीमेल एनोफिलिस जो मस्कीटो है ना, ये मलेरिया के कीटाणुओं को लेके जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैला देती है। और जो एडिस मस्कीटो होता है जो, वो डेंगू वायरस को ना एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर देते हैं, उसको उस पे जब बैठ के उसको काटते तो उसको भी बीमार कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? अब ये बच्चे हैं, ये सोचते हैं कि हमारी मैम बार बार में ऐसे क्यों कहती है कि है ना अपने आसपास में ना पानी को इकट्ठा मत होने दिया करो। ऑल मस्किटोज ब्रीड इन वाटर। अब क्या होता है कि सभी मस्किटो है ब्रीड मानी कि वो उनकी संख्या बढ़ती है, रिप्रोडक्शन वगैरह जो होता है वो कहाँ पे होता है? पानी में। Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. इसलिए हमें कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. इस प्रकार हम आसपास के वातावरण को अगर गीला ना रखेंगे, उसको ड्राई ना रखेंगे, तो उसमें सूखा रखेंगे, ड्राई रखेंगे सूखा, तो उससे क्या होगा कि मस्किटोज जो है वो पनप नहीं पाएंगे, वो ज्यादा पैदावार नहीं हो सकेंगे, तो इस प्रकार जो है वो बीमारी ना से रोकथाम होगा। टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। देखो अब है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय मलेरिया बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ साधारण बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, कौन कौन सी हैं? वो है ट्यूबरक्लोसिस। क्या? ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये किससे फैलती है? ये फैलती है बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरिया इसको फैलाते हैं, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर, हवा के द्वारा, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अच्छा, ये सारी बीमारियां जो हैं इनके बारे में, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ट्यूबरक्लोसिस तो टीबी हो गया, मीजल्स जो है वो खसरा की बीमारी होती है, खसरा। चिकन पॉक्स जो होता है छोटी माता या छोटी चेचक उसको बोलते हैं, और पोलियो तो आप लोगों को पता ही है कि पोलियो क्या होता है, ठीक है। अब ये सब किससे होती है? देखो, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, खसरा वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस होता है। और ये सब किससे फैलती है? या हवा से फैलती है या कॉन्टेक्ट। ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स तो हवा से फैलती है, चिकन पॉक्स और पोलियो एयर और चिकन पॉक्स एयर और कॉन्टेक्ट से फैलती है, पोलियो जो है वो एयर और वाटर से फैलती है। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये एयर से ट्रांसमिट होती है, तो हमें ना उस व्यक्ति से जो है दूर रहना, ताकि वो सांस ले कुछ करे तो वो हवा में उसके कीटाणु हेल्दी व्यक्ति तक ना पहुंचे। पेशेंट को आइसोलेशन में रखो, माने अकेले रखो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ द अदर्स। बीमार व्यक्ति का जो सामान वगैरह है उसको अलग रखो। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। तो सही एज पे इसकी जो है वैक्सीनेशन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलेरा। कोलेरा जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला है, और कहाँ फैलता है? किस किस से फैलता है ये? वाटर, पानी और फूड से, ठीक है। और टाइफाइड जो है ये भी बैक्टीरिया से फैलता है, और इसका कैसे फैलता है? ये पानी के द्वारा। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली गुड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सैनिटरी हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाके अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए, ठीक है। और हमें अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाना चाहिए, और उबला हुआ या प्यूरिफाइड वाटर पीना चाहिए, और इसके लिए भी हमें वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो करनी चाहिए। अब हम आए हेपेटाइटिस बी पे। ये क्या है? वायरस से फैलती है, पानी इसका वो है, और इस पानी से फैलती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग, उबला हुआ हमें पानी पीना चाहिए, या फिर हमें शुद्ध प्यूरिफाइड वाटर पीना चाहिए, और हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए।
अब आती है बात मलेरिया पे। मलेरिया जो किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। कौन और किसका इसको फैलाने वाला कौन है? मस्कीटो। तो यूज मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स, spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect to the surrounding। तो इसमें हमें क्या करना है कि ना, हमें मच्छरदानी का उपयोग करना है और ऑल आउट और ऐसी चीजों का उपयोग करना है। मच्छरों को मारने की दवाई स्प्रे करनी चाहिए। उनका ब्रीडिंग यानी कि मच्छर जो है वो ज्यादा पैदा ना हो सके तो उसको रोकथाम करना चाहिए। पानी को इकट्ठा, हमारे आसपास में कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। Some of the common diseases affecting human beings, their mode of transmission, and few general methods of preventing are given in table 2.1। अब हम आ गए disease causing microorganisms in animals। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals। ठीक है। For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium। अब क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाली ह्यूमंस और प्लांट्स को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, ये एनिमल्स जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? ये एक एंथ्रेक्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत डेंजरस है। ठीक है। कैटल्स के लिए भी, मवेशियों के लिए भी, जो कि होता है बैक्टीरियम नाम की बैक्टीरिया से। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो जानवरों का जो पैरों की डिजीज और मुंह की डिजीजेस होती है, बीमारियां होती हैं, वो वायरस के कारण होती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं disease causing microorganisms in plants। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाती हैं। किस कौन कौन सी प्लांट्स में? इसमें राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल और इनमें। द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। इन बीमारियों के कारण जो होता है इनकी उपज कम हो जाती है। ठीक है। और ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में जो है इन्होंने टेबल 2.2 में दिया हुआ है। ये सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट डिजीज जैसे साइट्रिस कैंकर, ये एक प्रकार की प्लांट बीमारी है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से फैलती है और इसमें क्या होता है, ये किसके थ्रू फैलते हैं? बैक्टीरिया से किसके थ्रू फैलते हैं? ये हवा के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ये इसमें इसका जो है फिगर वगैरह बना हुआ है। रस्ट ऑफ व्हीट माने कि एक प्रकार से व्हीट में जंग लगना, ये किसके कारण होती है? फंगी के कारण होती है। और ये हवा से और बीजों से फैलती है। और बीमारी की फोटो देखो, इसमें बीमारी, इसका फिगर कैसा है। ठीक है। येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी ओकारा, ये भी एक प्रकार की जो बीमारी है, ये वायरस से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसफर के कीटाणुओं से फैलती है। ठीक है। यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। तो इसमें इसके लिए क्या करते हैं? This can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes। इसका इन कीटाणुओं को मारने के लिए कुछ केमिकल वगैरह का छिड़काव किया जाता है जिससे कि माइक्रोब्स मर जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फूड पॉइजनिंग में। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuffs। On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital। The doctor said that this condition could be due to food poisoning। अब क्या है इसमें? अब क्या है, भूजो को है ना उसके दोस्त ने ना एक पार्टी में बुलाया था। वहां पर उसने बहुत है ना सारा खाना वगैरह जो है खाया खूब। तो जब वो घर पे आया तो उसको वॉमिटिंग, उल्टियां आने लग गई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गया। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। अब पहले सोचने लग गई कि ये खाना जो है वो पॉइजन कैसे बन गया, जहर कैसे बन गया, हमने तो खाना खाया था। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? कभी कभी जो खाना होता है ना उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसको खराब कर देते हैं। हमको पता नहीं लगता उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं और जिससे खाना जो है वो खराब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो
ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी कभी हमारे खाने के ऊपर उगते हैं, उगाते हैं, वो है ना टॉक्सिक जहरीला पदार्थ बना देते हैं। ठीक है, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है और उससे क्या होता है कि लोग बीमार भी हो जाते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी उनकी डेथ भी हो सकती है। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. इसलिए ये जरूरी है कि हम खाने को है ना प्रिजर्व करके रखें, उसकी सही प्रकार से संभाल रख करें ताकि वो खाना जो है वो खराब ना हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर। अब खाने को किस प्रकार से प्रिजर्व करके रखेंगे हम। ठीक है, in chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमको फूड ग्रेन्स वगैरह को, अनाज वगैरह को कैसे स्टोर करना चाहिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम पका हुआ खाना जो होता है उसको हम घर में कैसे स्टोर करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Is spoiling of food a chemical reaction? तो तुमने महसूस किया होगा कि कई बार जो है, जो ब्रेड वगैरह होती है वो नमी वाले जगह पे अगर कुछ दिन पड़ी, 1-2 दिन तक पड़ी रहती है तो उसमें व्हाइट कलर का फंगस दिखाई देता है। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खराब कर देते हैं और जो खराब हुआ भोजन होता है, खाना होता है, उसकी स्मेल भी ना गंदी आती है। ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है क्या। Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. अब पहली ने क्या किया था कि कुछ है ना वो आम बाजार से खरीद के लेके आई थी, तो वो कुछ दिन तक उसको खा नहीं पाई, उसने रख दिया था फ्रिज में या कहीं पे भी उसने रख दिया था, कुछ दिन तक उसको खा नहीं पाई। तो बाद में उसने कुछ दिनों बाद देखा तो ओहो, ये तो आम जो है खराब हो गए। फिर उसको याद आया, ये आम मैं कुछ लाई थी खाने के लिए, कुछ दिन के लिए रखे, ये तो है ना खराब हो गए, पर मेरी मम्मी, मेरी दादी जो है, जो अचार वगैरह बनाती है, वो तो बहुत टाइम तक, साल साल भर तक है ना, वो तो खराब ही नहीं होता। ऐसा क्यों। Let us study the common methods to preserve food in our homes. We have to prevent it from the attack of microorganisms. चलो अब हम कुछ ऐसी बातें पढ़ते हैं जिससे कि हम खाने को जो है वो खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, हमें उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. क्या होता है, खाने का तेल होता है ना, और कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ को रोका जा सकता है, इसलिए उनको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. हम अचार वगैरह के अंदर क्या करते हैं, नमक और है ना नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, सिरका वगैरह डालते हैं, जिससे कि अचार वगैरह जो होता है लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये भी एक प्रकार से प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। These are also used in the jams and squashes to check the spoilage. इनका उपयोग जैम और स्क्वैशेस में किया जाता है ताकि कि वो खराब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कि कुछ चीजें होती है जिनमें कि हम नमक डाल के भी उनको सुरक्षित रखते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कई युगों से नमक से फिश वगैरह को और मीट वगैरह पर अगर उसको लगा देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता। फिश, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये उस पर डालने से क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता। Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind, etc. ठीक है, तो नमक डालने से, नमक डाल के आंवला, मैंगोज, टैमरिड वगैरह जो है, इमली वगैरह जो है, इनको भी बचाया जाता है खराब होने से। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम,
जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ठीक है, इन चीजों को खराब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रहें, इसलिए इनमें शुगर मिलाई जाती है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट्स व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। शुगर डालने से क्या होता है कि है ना, नमी नहीं रहती है, नमी जो होती है वो कम हो जाती है, और इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो उस पर पनप नहीं पाते और खाना जो भी चीज है वो खराब नहीं होती। Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. तो तेल और सिरका, विनेगर जो होता है ना, विनेगर, उनको भी डाला जाता है क्योंकि है ना वो अचार वगैरह के ऊपर, क्योंकि इससे बैक्टीरिया उनके ऊपर जीवित नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से वेज सब्जियां, फ्रूट्स और फिश, मीट, इन चीजों को भी सुरक्षित रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड फॉर यूज। बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स। तुमने देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी वगैरह क्या करती है कि है ना, दूध वगैरह को स्टोर करने से पहले उनको है ना गर्म कर लेती है, तो गर्म करने से भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो जो पास्चराइज्ड जो मिल्क होता है ना, वो है ना को हम है ना अच्छे से पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते। अब पास्चराइजेशन क्या होता है? द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड तक है ना बहुत गर्म किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, गरम गरम एकदम से बर्फ की सिलियों पे से एकदम से ठंडा उस पे से गुजारते हैं दूध को। फिर ऐसे करने से क्या होता है, गरम गरम दूध को हम एकदम ठंडे पे से ना बर्फ की सिलियों पे से ना पास करवाते हैं बहुत ठंडक में से। बाय ऐसा करने से क्या होता है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और ये प्रोसेस जो है was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. ये जो प्रोसेस है ये लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसको कहते हैं पास्चराइजेशन। ठीक है, अब स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. आजकल क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, सब्जियां और ये सबको क्या कहते हैं, सील पैक, टाइट पैकेट के अंदर इनको जो है बेचा जाता है, इनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, इनके अंदर जो है कीटाणु वगैरह जो है वो अंदर उनका अटैक इन पे नहीं होता और ये चीजें खराब नहीं होती। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learnt about the bacterium Rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the नेक्स्ट सेक्शन। अब क्या है कि ये कह रहे हैं हमसे कि हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या हुआ था कि ना हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि वो है ना पेड़ पौधों के नोड्यूल्स में रहते हैं और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन का काम करते हैं। और कई बार क्या होता है, बिजली चमकती करती है ना, तो उससे भी हमारे वातावरण के अंदर जो है ना नाइट्रोजन होती है वो है ना जमीन पे आ जाती है। तो अब जो है ना नाइट्रोजन वगैरह का जो फिक्सेशन वगैरह जमीन में हो जाता है, लेकिन तो भी वातावरण के अंदर नाइट्रोजन का जो है वो बैलेंस जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि नाइट्रोजन का बैलेंस फिर उसमें बना क्यों रहता है। Our atmosphere has 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as part of proteins. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ये लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी है, वो प्रोटीन के रूप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहता है। क्लोरोफिल
न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। यह किस रूप में रहता है? प्रोटीन का हिस्सा बन के, क्लोरोफिल का हिस्सा बन के, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का हिस्सा बन के ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन cannot be taken directly by plants and animals। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compounds of nitrogen। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae वगैरह जो होती है ना, वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को इसमें मिट्टी में जो है वो फिक्स कर देती हैं। ठीक है। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plant from the soil through the root system। एक बार जब है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन मिट्टी में हो जाता है, तो फिर इसका उपयोग जो है प्लांट्स इसको सोख लेते हैं, पानी में प्लांट्स में पहुंच जाती है और वो लोग प्लांट्स इसको सोख लेते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। Animals feeding on plants get this potassium and other nitrogen कंपाउंड्स। देखो मेरी बात सुन, जैसे जब है ना हमारे है ना वातावरण में जो नाइट्रोजन था, वो वातावरण में से मिट्टी में कैसे आ गई आपको पता लग गया, मिट्टी से वो पेड़ों में चली गई। ठीक है, चली गई। अब ये जो पेड़ पौधे वगैरह है, इनमें नाइट्रोजन है, इन पेड़ पौधों को जानवर वगैरह खा लेंगे, खा लिया जानवरों ने। ठीक है, व्हेन प्लांट, अब जानवरों ने खा लिया, अब व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, अब एनिमल मरते हैं, प्लांट्स भी मरते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेट्स इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। जैसे जानवर और प्लांट वगैरह जब मर जाते हैं, तो इसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया लग जाते हैं, कर जाते हैं, और फंगस वगैरह हो जाते हैं, तो वो फिर से इसको नाइट्रोजस कंपाउंड को जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में। नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है उसको फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और मिट्टी में मिल जाता है, इसको फिर से प्लांट्स अपने काम में ले सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। जब इनका जो कन्वर्सेशन होता है ना, जब मरे हुए जानवर और प्लांट्स को है ना, जब बैक्टीरिया फंगस वगैरह इनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजस कंपाउंड्स के अंदर, तो क्या होता है, कुछ तो भाग इसका है ना जमीन में चला जाता है और कुछ नाइट्रोजन गैस के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि है ना एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो फिक्स बना रहता है। ठीक है, कांस्टेंट बना रहता है, मतलब कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, एक प्रकार से उसका वो कंटेंट बना रहता है। ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गई नाइट्रोजन साइकिल। इसमें अब आप इसको देखो, ये नाइट्रोजन साइकिल को, नाइट्रोजन साइकिल है ये, देखो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन है, इसमें लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग माने बिजली बिजली चमकती है जब बहुत तेज, तो वो नाइट्रोजन जो है ना वो उसके बिजली चमकने के हमारा रिएक्शन होता है और बरसात के पानी वानी से वो मिलके एकदम से जमीन में आ जाती है। ठीक है, तो ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन से लाइटनिंग होने से सीधी जमीन में आ गई। और कैसे आती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो सॉइल में आ गई। एक पूरा चक्र जो है ये चला, एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में कैसे आ गया। अब वो सॉइल में आ गया तो देखो सॉइल में से उसमें से पेड़ लग गए, अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट ने इसको ले लिया, प्लांट ने ले लिया, प्लांट को खा लिया जानवरों ने, जानवरों में चला गया, जब जानवरों में चला गया तो उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन वेस्ट बन गया। ठीक है, क्या हुआ, नाइट्रोजन वेस्ट बन गया फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब माने अब जानवर वगैरह जब मर गए कर गए तो उनका क्या हुआ, बैक्टीरिया वगैरह ना फिर उनको ना नाइट्रोजस कंपाउंड में चेंज कर दिया, तो फिर से वो मिट्टी में मिल गया, और कुछ भाग जो उसका था वो गैस वगैरह बन गया तो वो वापस उड़ के चला गया ऊपर।
ठीक है, कुछ तो मिट्टी में मिल गया, कुछ वापिस चला गया उसमें। तो इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का बैलेंस जो है वो बना रहता है। ठीक है, ना तो वो कम होता है ना ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है और इस प्रकार से नाइट्रोजन की साइकिल जो है वो निरंतर चलती रहती है। ओके, आया समझ में आपको? तो इस प्रकार से आज ही हमारा चैप्टर जो है ये पूरी तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर। ठीक है, now I hope that you all would have understood well this chapter. So today we learnt about food preservatives by different methods, heat and cold treatment, preservation by sugar, preservation by oil, vinegar, etc. Then we learned about nitrogen fixation and nitrogen cycle. Hope you might have understood this chapter well. So I am ending this chapter here. Thank you.